यस बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेलकम बैक वंस अगेन। बच्चों, लास्ट टर्न पर हम लोग बहुत शानदार तरीके से एक हेडिंग कंप्लीट कर चुके थे जिसका नाम था अंतर एलिलीय अन्योन्य क्रियाएं या नॉन एलिलिक इंटरेक्शंस, जिसके अंतर अपन ने 7-8 उदाहरण पढ़े। 4 उदाहरणों को अपन ने सिद्ध भी किया और उससे संबंधित क्वेश्चंस भी किए। ठीक है, चलिए आज हम उसी क्रम में, उसी सिलसिले में एक और शानदार हेडिंग पढ़कर इस मेंडलवाद और पोस्ट मेंडलवाद, इन दोनों ही चीज़ों को पूर्ण रूप से समाप्त करके कल से एकदम नई चीज़ गुणसूत्रीय आधार के अकॉर्डिंग चैप्टर के दूसरे भाग में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए फिर करते हैं स्टार्ट हम आज की हेडिंग, पॉलीजीनिक इनहेरिटेंस। ये भी एक आध क्वेश्चन आपको दे सकती है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों बहुजीनी वंशागति। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या फिर बहुजीनीय वंशागति भी कहते हैं इसको। पॉलीजीनिक यानी बहु, पॉली का मतलब बहुत सारे, बहु, और जीनिक का मतलब जीन। इसको हम क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव यानी मात्रात्मक वंशागति के नाम से भी जानते हैं या पुकारते हैं। ये भी इसका एक दूसरा नाम है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस यानी मात्रात्मक वंशागति, दोनों शब्दों को सिद्ध भी करेंगे अच्छे से। इसके ऊपर 2-3 बढ़िया न्यूमेरिकल यानी क्वेश्चंस भी करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं है क्या है आखिरकार। ठीक है, देखिए बच्चों, अब तक मेंडल ने जिन भी लक्षणों का अध्ययन किया था, मेंडल के अकॉर्डिंग किसी एक लक्षण को नियंत्रित केवल एक जीन करती थी। जैसे लंबाई की बात करो तो कैपिटल टी उसको नियंत्रित कर रही है। जैसे कि अगर अपन बात करें बीज के रंग की तो उसको कैपिटल बाई नियंत्रित कर रहा है ना। जैसे हम बात करें पुष्प की स्थिति की तो उसको एक्जाइल और टर्मिनल कैपिटल ए नियंत्रित कर रहा है ना। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेंडल एक लक्षण की वंशागति का नियंत्रण एक जीन के द्वारा होता है। लेकिन जैसा कि इसका नाम दर्शा रहा है, बहु यानी बहुत सारे, जीन का मतलब जीन, बहुत सारे यानी कई जीन, यानी एक से अधिक जीनों के द्वारा किसी एक लक्षण की वंशागति या इनहेरिटेंस का क्या होगा, नियंत्रण। तो चलिए इसकी परिभाषा बनाता हूं। किसी एक लक्षण का नियंत्रण कई जीनों द्वारा होता है। किसी एक कैरेक्टर को कंट्रोल, एक नहीं एक से ज्यादा, यानी कि कई सारी जीन्स मिलकर करेंगी, कई जीन मिलकर किसी एक लक्षण का क्या करेंगी, नियंत्रण करेंगी। नेक्स्ट, इसके बाद एक हेडिंग और पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें इन दोनों चीजों का अंतर समझ में आएगा। मेंडल वाले को एक बार पुनः इसके बाद एक नई हेडिंग के रूप में आपके सामने व्यक्त कर दूंगा, तो इससे आपको इन दोनों का आइडिया लग जाएगा, दोनों के बीच के डिफरेंस का पता चल जाएगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और मेंडेलियन इनहेरिटेंस में सही मायनों में डिफरेंस क्या है। नेक्स्ट देखना, यहां किसी लक्षण प्रारूप या किसी लक्षण प्रारूप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ फिनोटाइप, किसी लक्षण प्रारूप की तीव्रता प्रभावी जीन की संख्या पर निर्भर होती है। कोई एक फिनोटाइप जो है ना, उसकी लक्षण प्रारूप की जो तीव्रता है, जो इसकी इंटेंसिटी है, वो किस पर निर्भर कर रही है, प्रभावी जीन की संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या संख्या शब्द आ गया ना, इसीलिए हमने इसको क्या नाम भी दिया है, मात्रात्मक
यही वजह है कि इस वंशागति को मात्रात्मक या क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां किसी लक्षण प्रारूप की जो तीव्रता है, जो इंटेंसिटी है, वो प्रभावी जीन की संख्या पर निर्भर करेगी। डोमिनेंट एलील या डोमिनेंट जीन के नंबर पर डिपेंड करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, यहां प्रत्येक प्रभावी, दोनों ही बातें आ सकती हैं, जीन भी कह सकता हूं या एलील भी कह सकता हूं। प्रत्येक डोमिनेंट जीन अथवा एलील, यहां प्रत्येक डोमिनेंट यानी प्रभावी जीन अथवा एलील लक्षण प्रारूप में, यानी कि फिनोटाइप लक्षण प्रारूप में अपना आंशिक योगदान, आंशिक का मतलब पार्शियल, आंशिक योगदान, पार्शियल कंट्रीब्यूशन रखती हैं। यानी कि कोई भी एक प्रभावी जीन पूरी तरीके से प्रभावी लक्षण प्रारूप को व्यक्त कराने में सक्षम नहीं है। प्रभावी जीन की जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे लक्षण प्रारूप की तीव्रता बढ़ेगी। यानी सीधा कह सकता हूं लक्षण प्रारूप की तीव्रता समानुपाती डोमिनेंट एलील्स की संख्या या प्रभावी जीन या प्रभावी एलील की संख्या। यानी मेंडल के आनुवंशिकी में तो कैपिटल टी एक अकेला ही एलील आ जाए प्रभावी तो पूरा लक्षण प्रारूप आ जाएगा, कैसा? लंबा पादप वाला। समझ में आई? यहां आप देखोगे, अभी थोड़ी देर में उदाहरण में बताऊंगा, जैसे जैसे मैं डोमिनेंट एलील बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे बहुत सारे फिनोटाइप नए नए मध्यवर्ती प्रकार के बनते जाएंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अर्थात इसी से यह सिद्ध हुआ है यहां पे, क्या? अर्थात यहां अनेक मध्यवर्ती लक्षण प्रारूप, अर्थात यहां अनेक मध्यवर्ती लक्षण प्रारूप उत्पन्न होते हैं। बहुत सारे मध्यवर्ती फिनोटाइप्स आपको देखने को मिलेंगे यहां पर। बहुत सारे का मतलब एक से ज्यादा, अनेकों लक्षण प्रारूप यहां पर आपको दिखाई देंगे। किसके रूप में? मध्यवर्ती के रूप में। क्योंकि जैसे जैसे प्रभावी एलील की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके नए नए मध्यवर्तियों का क्या होता जाएगा? निर्माण होता जाएगा। क्लियर आ गई बात समझ में? अब इससे संबंधित मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूले पेश कर देता हूं, फिर दो उदाहरण देकर इसको समझा देता हूं, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ा लेंगे। देखो भाई, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अभी आपको सही मायने में पता भी नहीं चल पाया है कि ये है क्या है, इसको मात्रात्मक क्यों कहा गया। ये सारी बातें आप समझ जाओगे आफ्टर सम टाइम, जैसे ही मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकाल के रखूंगा। सबसे पहली बात तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप, जीन प्रारूप की संख्या अगर आपसे पूछ ले तो जीन प्रारूप या जीनोटाइप की संख्या निकालने का फॉर्मूला वही है जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में था, 3 की घात n। अगर आपसे वो इसमें पूछ ले फिनोटाइप यानी लक्षण प्रारूप की संख्या, कितने फिनोटाइप बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला यहां पर बड़ा आसान है, 2n + 1। 2n + 1 से आप लक्षण प्रारूप की संख्या बता सकते हो। यहाँ तीसरी चीज, अगर वो यहां से पूछ ले आपको कुल पैतृकों के समान जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप, पैतृकों के समान जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप की प्रतिशतता, पेरेंट्स के समान जीनोटाइप और फिनोटाइप कितने % बनेंगे, ये पता लगाना है आपको। तो ये कैसे पता लगाओगे? इक्वल टू 2/4 की पावर n गुणा 100% में आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, सब कैसे आया ये देख लोगे जैसे उदाहरणों से आगे बढ़ूंगा मैं। नेक्स्ट, लक्षण प्रारूप में किसी एक प्रभावी
लक्षण प्रारूप में किसी एक प्रभावी एलील का योगदान इज इक्वल टू, ये निकालने को आ जाए एक प्रभावी एलील कितना भाग बनाएगा उसका, तो बड़ा आसान है, अधिकतम यानी मैक्सिमम माइनस मिनिमम बटे कुल प्रभावी एलील की संख्या, कुल प्रभावी एलील की संख्या से भाग दे दोगे अधिकतम लक्षण प्रारूप और न्यूनतम लक्षण प्रारूप को घटा करके। ये दूसरा, तीसरा फॉर्मूला और टोटल ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पढ़ा दिए बच्चों। ठीक है, इस बॉक्स को इधर बंद कर देता हूं। नेक्स्ट एक और बात यहां पर बता देता हूं, एक लक्षण के कई, यानी कि कई का मतलब समझते हो ना आप, अनेक विशेषक उपस्थित होते हैं, जबकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में एक लक्षण के केवल 2 ही विशेषक हो सकते थे, 2 ही विपर्यासी रूप हो सकते थे, जैसे लंबाई में लंबापन और बौनापन। जबकि यहां आप देखोगे किसी लक्षण के एक से ज्यादा अनेक बहुत सारे रूप यहां आपको देखने को मिलेंगे, अनेक विशेषक उपस्थित होंगे, यहां पर ट्रेड्स एक से ज्यादा होंगे, यहां पर बहुत सारे होंगे 2 की बजाय। चलो कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं, जैसे एग्जाम्पल लूं मैं इसका, तो जंतुओं के अंदर देखें अपन, एनिमल्स जानवरों के अंदर, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तो त्वचा का रंग, इसके अलावा लंबाई, सजीव की लंबाई, इसके अलावा बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता कहते हैं हिंदी में, है ना, बीपी, ब्लड प्रेशर, इसके अलावा मस्तिष्क, या हम कह सकते हैं मस्तिष्क नहीं, खोपड़ी की, है ना, ये जिसको अपन बोलते हैं हेड, सिर जो है अपना, उसका व्यास, उसकी चौड़ाई, सर्कमफ्रेंस, सिर की चौड़ाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ हेड, ये सारे एनिमल्स के लक्षण हैं। पादप की बात करें तो गेहूं के दाने यानी कि ग्रेन का रंग, गेहूं के दाने का रंग, मक्के के भुट्टे की लंबाई, मक्के का भुट्टा समझते हो ना जिस पे दाने लगे होते हैं, उसकी लंबाई, अलग अलग मक्कों में अलग अलग लंबाई होती है। अब आप देखो ये सारे ऐसे लक्षण हैं जिनके बहुत सारे मध्यवर्ती हैं धरती पर। त्वचा का रंग, हम इंसानों की त्वचा के रंग की बात करें तो यार भूमध्य रेखा पर रहने वाले जो नीग्रो लोग हैं वो एकदम एकदम ब्लैक, डार्क ब्लैक, जिनमें मेलेनिन बहुत ज्यादा, फिर उनसे थोड़े गोरे हो सकते हैं कुछ, फिर उनसे थोड़े गोरे, फिर बीच के गेहुआ, फिर उनसे थोड़े गोरे, और एक बिल्कुल सूर्यमुखी जिनको कहते हैं एल्बिनो। ऐसे इंसानों की हाइट, लंबाई की बात करें तो मटर की तरह नहीं है कि 6 से 7 फीट या तो एकदम लंबा, या फिर 0.75 से 1 फीट यानी कि एकदम बौना, बीच की लंबाइयां ही नहीं आएंगी मटर में। लेकिन इंसान की लंबाई ऐसा नहीं है, इंच इंच का फर्क है लोगों की लंबाई में। एक 5 फुट 10 इंच, एक 6 फुट लंबा, एक 5 फुट लंबा, एक 5.5 फुट लंबा, तो कितने सारे मध्यवर्ती बनते हैं लंबाई के। तो ये मेंडल से अलग हुई कि नहीं हुई, बोलो आप। तो यहाँ लंबाई के इतने सारे मध्यवर्ती बनने हैं, शरीर की अलग अलग हाइट है अलग अलग इंसान के अंदर। तो वो अलग अलग हाइट कब आ सकती हैं, जब किसी एक लक्षण प्रारूप यानी शरीर की लंबाई के बहुत सारे रूप यानी अनेक विशेषक उपस्थित है। और निश्चित रूप से ये लक्षण एक जीन से तो नियंत्रित होने वाला नहीं हो सकता, इस लक्षण को निश्चित रूप से एक से ज्यादा जीन्स क्या कर रही होंगी, नियंत्रित कर रही होंगी। चलो 2 अलग अलग उदाहरण लेते हैं और फिर समझते हैं। एक तो 2 वैज्ञानिक थे बच्चों, नेल्सन तथा एले। एक तो इस रंग को ले लेते, एक करेक्टर को ले लेता हूं और एक त्वचा के रंग को ले लेता हूं। समझ में आ गई बात। इस त्वचा के रंग वाले को तो मैं आपको यहां समझाऊंगा और इस गेहूं की लंबाई को यहां समझाता हूं।
दोनों को अलग अलग उदाहरण से समझा रहा हूं। दो वैज्ञानिक थे बच्चों जिनका नाम था निल्सन एंड एले ने सर्वप्रथम बताया कि गेहूं के दाने का रंग दो जोड़ी जीन द्वारा, गेहूं के दाने का रंग दो जोड़ी जीन के द्वारा क्या होता है, नियंत्रित होता है। ये बात बताइए। और बाद में डेवनपोर्ट ने बताया कि तो त्वचा का रंग है। पहले तो यही मतलब माना जाता था कि त्वचा का रंग दो जोड़ी जीन से नियंत्रित होता है, लेकिन बाद में पता लगा गया डेवनपोर्ट के द्वारा कि त्वचा के रंग को तीन जोड़ी जीन द्वारा नियंत्रित। अब आप सब समझ सकते हो यहाँ पर जीन और एलील एक ही चीज है, क्योंकि जोड़े में क्या होती है, एलील। अब उसी को अपन एलील भी मान रहे हैं और उसी को क्या भी कह रहे हैं, जीन भी मान रहे हैं। ठीक है, तो ये दो जोड़ी जीन के द्वारा नियंत्रित और ये तीन जोड़ी जीन। चलो इन दोनों उदाहरणों से समझेंगे और बहुत सारे निष्कर्ष निकालेंगे और इन फॉर्मूले को भी हम सिद्ध कर देंगे कैसे आए आखिरकार। ठीक है, चलिए देखते हैं। दो जोड़ी जीन द्वारा नियंत्रित है तो दो तरह के गेहूं के दाने ले लिए मैंने। एक तो डार्क रेड, डार्क रेड को आप समझ गए ना, गहरा लाल, और इसका क्रॉस करा रहे हैं अपन सफेद गेहूं के दाने से। तो देखो डार्क रेड एकदम प्रभावी है, दो जोड़ी जीन से नियंत्रित हो रहा है, तो दोनों जोड़ी जीन्स को अपन ने लिख दिया दो एलील्स के रूप में, कैपिटल कैपिटल। और सफेद का मतलब एकदम अप्रभावी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। तो इसके संकरण से जो F1 संतति प्राप्त होगी वो F1 एकदम कैसी होगी, बीच की, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, मध्यवर्ती। लेकिन जब इस मध्यवर्ती रंग वाले गेहूं के दाने का स्वयं परागण करवाया जाएगा और स्वयं परागण करवाने पर F2 संतति प्राप्त की जाएगी, तो इसमें याद रखें जो अनुपात हमें प्राप्त होगा वो अनुपात क्या होगा, एक संततियों का। संतति 16 मिलेंगी भाई, दो जीन है तो 16 ही संततियां बनेंगी टोटल, है ना। 4 की घात 2 लगाओगे 16 आएंगी। 1 अनुपात 4 अनुपात 6 अनुपात 4 अनुपात 1। ये है बच्चों लक्षण प्रारूप, फिनोटाइप, लक्षण प्रारूप, जिसमें से ये एक जो है ये एकदम सुर्ख लाल है, डार्क यानी गहरा लाल, फिर ये हल्का लाल, फिर ये मध्यवर्ती, मध्य का लाल, मध्यम लाल, फिर ये अगेन हल्का लाल, और फिर ये एकदम कैसा, सफेद। इनके यदि आप जीन प्रारूप देखो, जीनोटाइप, यहां लिखूंगा जीनोटाइप, दिख रहा होगा आपको अच्छे से। गहरा लाल बिल्कुल एक पैतृक से समानता रख रहा है, यानी एक ही तरह का जीन प्रारूप होगा, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी। अब इसके रंग में हल्कापन आया, कब आया होगा, जब एक डोमिनेंट एलील यानी एक कोई सा भी डोमिनेंट प्रभावी एलील एब्सेंट हो गया होगा, यानी लक्षण प्रारूप की तीव्रता में कमी आई और वो गहरे से थोड़ा कैसा हो गया, हल्का। यानी कि ये जो चार पादप हैं ये कब आ सकते हैं, जब जीन प्रारूप क्या हो, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, या यू भी हो सकता है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। देखो आप, तीन प्रभावी एलील हैं इसमें और एक अप्रभावी, इसमें भी तीन प्रभावी हैं और एक अप्रभावी, ऐसे दो और दो चार पादप मिलेंगे हमें। ठीक, फिर मध्यम कब आएगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल। अब देखो दो प्रभावी बची, या फिर ये भी हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। दो और दो और दो, ऐसे दो दो दो, यानी 6 पादप टोटल अपने को मिले, 4 ये और एक एक ये, कितने मिल गए ऐसे, 6 पादप जो मध्यम लाल हैं। फिर देख लो इनमें प्रभावी जीन कितनी कितनी बची, देखो इसमें प्रभावी जीन चारों हैं, इनमें 3-3 प्रभावी हैं, अब इसमें 2-2 ही प्रभावी बची, देखो आप 2-2 ही प्रभावी बचे। अब प्रभावी कितनी बचेगी, एक एक, कैसे बनेगा वो, ए बी कैपिटल बी, या फिर ए बी बी। देख पा रहे हो आप, ये दो ही जीन प्रारूप संभव है, दोनों 2-2 बनेंगे, ये कैपिटल ये एक एक कैपिटल ही बचा है, और अब एक भी कैपिटल नहीं बचा, स्मॉल ए स्मॉल बी।
ये हो गया एकदम सफेद। तो इन जीन प्रारूपों को गिनो, कितने जीन प्रारूप है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 जीन प्रारूप है। भाई कितने जीनों से नियंत्रित हुआ है? कितने जोड़ी से? 2 से। तो n का मान यहां पर रख दो आप। n बराबर क्या? n का मतलब क्या है यहां पर, जल्दी बताओ। जितने जीन के जोड़ों से कोई लक्षण नियंत्रित हो रहा है, यानी कि जीन जोड़ों या एलील युग्मों की संख्या। जीन के कितने जोड़े उपस्थित हैं या एलील के कितने युग्म उपस्थित हैं, एक ही बात है, उनकी संख्या n का मान है। तो 2 जीन के जोड़ों से नियंत्रित हो रहा है या 2 जोड़ी एलील से नियंत्रित हो रहा है लक्षण। तो देख लो, जीन प्रारूप की संख्या 3 की घात 2 लगाओ, यानी 3 गुणा 3 कितना आया? 9 ही प्रकार के जीन प्रारूप आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लक्षण प्रारूप कितने आ रहे हैं? लक्षण प्रारूप देखो, लक्षण प्रारूप कितने? एक तो गहरा लाल, एक बिल्कुल सफेद, फिर ये हल्का लाल, फिर मध्यम लाल और फिर गहरा यानी कि हल्का सफेद और फिर पूर्ण रूप से सफेद। तो ऐसी स्थिति के अंदर 5 प्रकार के आ गए। गिनो, 1 2 3 4 5। कैसे निकालोगे? n के स्थान पे 2 रखते ही 2 दूनी 4 और 1 5। 5 प्रकार के लक्षण प्रारूप आ तो गए आपके। बोलो नेक्स्ट। अगर आपसे पूछा पैतृकों के समान लक्षण प्रारूप या जीन प्रारूप की प्रतिशतता क्या होगी? पैतृकों के समान, तो देखो यार, पैतृकों के समान F2 पीढ़ी में 2 ही है एकदम। एक पादप जो एकदम गहरा लाल है इसके जैसा और एक एकदम सफेद है, एक ही है ऐसा इसके जैसा। तो एक और एक 2 ही पादप मिलेंगे आपको हमेशा जो बिल्कुल पैतृकों से समानता दर्शाएंगे। तो 2 पहले ही लिख दिया मैंने, बटे संतति हमेशा कितनी बनती है? संतति का फॉर्मूला मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, 4 की घात n। n यहां पर 2 है, यानी 4 चौक 16 संततियां बनेंगी। 2 बटे 16 गुणा 100% कर दो, आपको पैतृकों की प्रतिशतता मिल जाएगी। फिक्स है, हमेशा यही आएगी। सही है कि नहीं? पैतृकों के जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप देखो, 2 ही तो पैतृकों के लक्षण प्रारूप हैं और 2 ही पैतृकों के जीन प्रारूप हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, यानी दोनों ही बराबर आएंगे हर केस में। और ये क्या है? लक्षण प्रारूप में किसी एक प्रभावी एलील का योगदान। कोई एक प्रभावी एलील कितना योगदान रखती है उस रंग को अभिव्यक्त करवाने में, ये कैसे निकालोगे? अब क्वेश्चन आएगा तभी समझोगे इसे। तो अगर आपको देता है यार कोई चीज, जैसे मात्रा के रूप में देता हो, जैसे किसी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, इसकी तो ये 10 सेंटीमीटर लंबा और ये 4 सेंटीमीटर लंबा, तो एक प्रभावी जीन का कितना योगदान है? तो अधिकतम 10 न्यूनतम 4, 10 माइनस 4 6 आ जाता, बटे कुल प्रभावी जीन कितनी है? 1 2 3 4 4 है, बटे 4। तो 10 माइनस 4 बराबर 6, 6 बटे 4 करोगे तो कितना आएगा? 4 एकम 4, 0.5, यानी कि 1.5। एक प्रभावी एलील का योगदान कितना आ जाता? 1.5। यानी आप एक एक प्रभावी एलील जोड़ते जाओगे, लंबाई 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ती जाएगी। आगे की बात समझ में? चलिए नेक्स्ट, 3 जीनों से होने वाली वंशागति को समझ लेते हैं। इसमें ग्राफ भी बना लेते हैं। त्वचा का रंग, ठीक है भाई, ये रहा त्वचा का रंग सजीवों के अंदर। देखें तो 3 जोड़ी जीन से नियंत्रित होता है। तो इसके अंदर एक तो नीग्रो, जिसको अपन कहते हैं गहरा काला, डार्क ब्लैक, और इसका संकरण या क्रॉस हम करवाएंगे किसके साथ? दूसरा उदाहरण चल रहा है सूर्यमुखी एल्बिनो के साथ, रंजकहीन के साथ, है ना, सफेद के साथ। सफेद को अपन क्या भी कहते हैं? एल्बिनो, रंजकहीन, जिसमें मिलेनियन नाम का वर्णक नहीं बन रहा। 3 जीनों से हो रहा है तो कैसे दर्शाएंगे? ए बी बी सी सी। ये एकदम सटीक लक्षण प्रारूप है प्रभावी वाला, और ये बिल्कुल अप्रभावी वाला। ये देखो 3 जोड़ी जीन से नियंत्रित हो रहा है। तो बीच का जो बनेगा उसे मुलेटो कहेंगे। F1 में जो बनेगा ए बी बी सी सी, मध्यवर्ती बना F1। और जब इसका स्वयं परागण कराया तो जो F2 पीढ़ी आई उसमें किस प्रकार का लक्षण प्रारूप आया? 1:15:20:15:15:6:1। ये आया बच्चों लक्षण प्रारूप।
कितने लक्षण प्रारूप बने टोटल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के लक्षण प्रारूप बनने। अरे कैसे काउंट करेंगे, एन का मान यहाँ कितना है, 3 जोड़ी जीन है, 3 3 दूनी 6 और 1 7, देख लो 7 प्रकार के लक्षण प्रारूप बनने। जीन प्रारूप बहुत बनेंगे, इसलिए आपको हमें जीन प्रारूप बनाने नहीं है, क्योंकि हम यहाँ एक बार समझ चुके हैं कैसे बनेंगे। तो चेकर बोर्ड बना के जीन प्रारूप भी बना लोगे, उसमें क्या है 27 तरह के बनेंगे जीन प्रारूप, देख लो चाहे तो 3 की घात 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। लेकिन इनको लिख करके जबरदस्ती हमें टाइम पास नहीं करना है, यहाँ पर समझ गए अपन। इनमें से पैतृक कौन कौन से देख लो, ये तो गहरा काला है और ये एकदम रंजकहीन यानी सफेद, बाकी सब बीच के हैं। ये बीच के कोई एकदम मध्यम कलर जो होता है, ना काला ना सफेद, उसे बोलते हैं मुलेटो। ऐसे 20 सजीव होंगे टोटल 64 में से। इस बार कितनी पीढ़ियां बनेंगी, कुल जनसंख्या कितनी बनेगी संततियों की, 4 की घात 3, 4 चौक 16 चौक 64। इनको गिन लो आप सभी को, 64 ही आएगा, देख लो 20, 15 और 15 30 और 20 50, 50 और 12 62 और 2 64। इनको गिन लो, ये 16 ही आएंगे टोटल, 6 और 4 10 और 4 14 और 2 16। ये संततियों की संख्या है। इसमें से लक्षण प्रारूप की बात हो रही है, 7 तरह का लक्षण प्रारूप आया। अब ये क्या होता, ये गहरा काला है, ये हल्का काला, फिर ये फेयर, फिर मुलेटो, फिर लाइट फेयर, और फिर लेस फेयर, और फिर एकदम सफेद। इस तरीके से हमारे यहाँ 7 तरह के लक्षण प्रारूप बन जाएंगे। जीन प्रारूप कितने बन जाएंगे, 3 की घात 3 27। इस तरह अगर हम यहाँ पर संततियों में लक्षण प्रारूप का अगर ग्राफ देखें तो इस प्रकार की मात्रात्मक वंशागति का जो ग्राफ आएगा वो आएगा बेल शेप। बेल समझते हो, घंटी यानी घंटाकार, बेल शेप्ड कर्व आएगा। 1 और 1 ये मिनिमम हो गई, फिर 6 6 थोड़े से ज़्यादा हो गए देखो, फिर 15 15 और ज़्यादा हो गए संततियाँ मध्यवर्ती, और फिर ये 20, ये देखो सबसे ज़्यादा। तो जो मध्यवर्ती हैं उनकी संख्या आप देख रहे हो, यही लिखा था अपन ने, अनेक मध्यवर्ती लक्षण प्रारूप बनते हैं। देखो ये पूरे मध्यवर्ती लक्षण प्रारूप ही तो हैं, देखो ये वाले ये जो लिखा है मैंने, सारे मध्यवर्ती हैं। यहाँ पर ये सारे मध्यवर्ती लक्षण प्रारूप हैं। पैतृकों जैसा सिर्फ ये एक और ये एक, ये भी एक पैतृकों जैसा है और इधर ये एक पैतृकों जैसा, इसके अलावा सारे ही क्या है, मध्यवर्ती। कोई पूछे इसको मेंडलियन F2 अनुपात के रूप में दर्शाओ। मेंडल के F2 अनुपात क्या आता था, एक संकर संकरण में 3:1। वैसे इसको कैसे लिखें, एक अप्रभावी तो यहाँ है ही, और ये सारे प्रभावी हैं, लेकिन प्रभावियों की तीव्रता अलग अलग है। यानी आप इसमें देखोगे तो आपको मिलेगा 15:1। 16 में से 15 तो प्रभावी हैं और एक एकदम अप्रभावी है। जैसे मेंडल का मिलता था ना 3:1, तो उसमें से एक शुद्ध प्रभावी था और 2 अशुद्ध प्रभावी थे और एक बौना था। वैसे ही एक एकदम अप्रभावी है, शुद्ध रूप से अप्रभावी, और इसमें से 14 कैसे हैं, संकर टाइप के अप्रभावी, यानी मध्यम प्रकार के अप्रभावी, प्रभावी, और एक पूर्ण प्रभावी। तो हैं तो ये सारे ही प्रभावी, तो प्रभावी अनुपात अप्रभावी कितना आएगा, 15:1। समझ में आई। यहाँ प्रभावी अनुपात अप्रभावी कितना आएगा, 63:1। ये सारे प्रभावी कहलाएंगे, ये शुद्ध प्रभावी, ये अशुद्ध प्रभावी और ये अप्रभावी। समझ में आई बात। इस प्रकार से कुछ भी आपसे पूछ ले आप आराम से बता सकते हो। ये देखो ये मात्रात्मक वंशागति थी। अब तो समझे मात्रात्मक क्यों कहा, क्योंकि कैपिटल वाला यानी प्रभावी एलील की संख्या जैसे जैसे बढ़ती है, देखो ना आप इसमें प्रभावी एलील कितने होंगे, मैं संख्या बताता हूं, यहां लिखता हूं प्रभावी एलील यानी डोमिनेंट एलील की संख्या। प्रभावी एलील की संख्या निकालो, इसमें पूरे 6 की 6 प्रभावी हैं, 6, इसमें एक कम हो गया 5, इसमें 4 प्रभावी हैं, इसमें 3 प्रभावी, इसमें 2 प्रभावी, इसमें एक ही प्रभावी एलील बचा, इसलिए हल्का हल्का वर्णक बन रहा है, लेकिन इसमें बिल्कुल वर्णक ही नहीं बन रहा। क्यों, क्योंकि इसमें प्रभावी एलील की संख्या क्या है, 0, इसलिए वो एकदम पूर्ण रूप से कैसा आ गया, अप्रभावी, एल्बिनो यानी रंजकहीन। अब तो समझ जाओ बच्चों इसको मात्रात्मक वंशागति की कैटेगरी में क्यों रखा। मात्रात्मक का मतलब जो लक्षण प्रारूप है उसकी तीव्रता
प्रभावी एलील की संख्या पर निर्भर कर रही है। जैसे जैसे प्रभावी एलील की संख्या आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे लक्षण प्रारूप की तीव्रता बढ़ती जाएगी। प्रभावी एलील का आंशिक योगदान होता है लक्षण प्रारूप में। समझ में आई बात? यहां प्रत्येक प्रभावी जीन या एलील लक्षण प्रारूप में पूर्ण योगदान ना देकर अपना आंशिक योगदान रखती है। जैसा कि मेंडल में होता है उसके विपरीत हो रहा है। यहां पे मेंडल में एक प्रभावी जीन पूरे लक्षण प्रारूप को अकेली अभिव्यक्त करवा देती है। जैसे अकेली कैपिटल टी पूरे पादप को 6 से 7 फीट लंबा बना सकती थी, लेकिन यहां एक अकेला कैपिटल ए गेहूं के दाने को पूर्ण रूप से लाल नहीं बना सकता। यहां सारी प्रभावी जीनों का कुछ ना कुछ योगदान होगा। जब सारी जीनें प्रभावी प्रकार की हो जाएंगी, सारी एलील्स डोमिनेंट हो जाएंगी, तब जाकर के उसका जो बीज का रंग है वो कैसा आएगा? पूर्ण रूप से लाल। अब तो पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर? इसीलिए इसको कहा गया क्वांटिटेटिव या मात्रात्मक वंशागति। चलिए कुछ बच्चों के सजेशन के अनुसार मैं साइड में हट जाता हूं, आप इसे नोट कर लो। तुरंत मिटाऊंगा, पॉज करके नोट कर लेना और फिर इसके क्वेश्चंस तुरंत डिस्कस करेंगे। 4 फॉर्मूले मैं आपको दे चुका हूं यहां पर। चलिए मैं मिटा रहा हूं। फॉर्मूले कैसे आए इनका उपयोग भी करेंगे अभी अपन। वहीं पर पॉज कर दिया करो जहीं पर मैं हटता हूं, और पॉज करके पूरा नोट और नोट करके फिर आगे बढ़ा करो, ताकि आपके नोट्स भी बनते रहें परफेक्ट। कई बच्चे अगर आप क्लास में पढ़ रहे होते तो मेरे साथ साथ लिखते, तब भी मैं आपको रोकता टोकता कि बेटा पहले समझो फिर लिखना, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं है। तो भी आप कर रहे होंगे ऐसा मुझे उम्मीद है। कई बच्चे ज़रूर साथ साथ लिख रहे होंगे, और जो साथ साथ नहीं लिख रहे हैं उनके लिए मैं ये कितनी शानदार सुविधा प्रदान कर ही देता हूँ। लास्ट के अंदर साइड में हटके पॉज करने का बस एक बटन ही तो दबाना है, वो दबाओ, रोको वीडियो को, नोट करो और फिर से दबा के वीडियो को आगे बढ़ाओ। आपके हाथ में सब कुछ। चलिए प्रश्न देखते हैं। एक पादप जिसकी लंबाई एक पादप जिसकी लंबाई 56 सेंटीमीटर है का जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप AA BB है। इसका संकरण या इसका क्रॉस एक अन्य पादप जिसकी लंबाई 26 सेंटीमीटर है तथा जीनोटाइप AA BB है से कराने पर करवा दिया भाई क्रॉस। पहला क्वेश्चन, एक प्रभावी जीन या एलील का लंबाई में एक प्रभावी जीन या एलील का लंबाई में योगदान बताओ या तो। पहला प्रश्न। दूसरा, पादप A BB A BB A BB की लंबाई बताइए। ये लो भाई, ये क्वेश्चन आपको दे दिए। कैसे सॉल्व करोगे और क्या आंसर आएगा? जो बच्चे कर सकते हैं वो करें, और जो नहीं कर सकते वो मुझ पर आश्रित होकर आगे देखें। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पहले एक प्रभावी एलील का योगदान निकालना है आपको। तो ये 2 जीन युग्मों से नियंत्रित हो रहा है लक्षण, ये तो आपको पता चल ही रहा है। जीन प्रारूप दे दिया, नहीं भी देता जीन प्रारूप तो कह देता वो क्वेश्चन में कि भाई 2 एलील या जीन युग्मों से लक्षण क्या हो रहा है? नियंत्रित। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक एलील का योगदान, कॉन्ट्रीब्यूशन यानी योगदान किसका? एक एलील का, और वो भी एक कौन सी का? प्रभावी। एक प्रभावी एलील का योगदान कैसे निकालोगे? मैक्सिमम माइनस मिनिमम फॉर्मूला याद है?
मैक्सिमम लंबाई 56, मिनिमम लंबाई 26। भाई ये पता है ना मैक्सिमम क्यों है ये, क्योंकि सारे देख लो प्रभावी हैं, इससे ज़्यादा लंबा हो ही नहीं सकता, और सारे अप्रभावी हैं, इससे बौना कुछ नहीं हो सकता, मतलब एक भी प्रभावी एलील नहीं है, तब भी 26 सेंटीमीटर का तो ये पादप है ही, तो ये मिनिमम हो गई। अपॉन कुल प्रभावी एलील कितने, 1 2 3 4, 4 से भाग दे दो, बराबर 30/4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 4 सत्ते 28, 20, 4 पंजे 20, 7.5 सेंटीमीटर, ये तो आ गया भाई एक प्रभावी एलील का योगदान। अब इसके आधार पर इन पादपों की लंबाई निकाल लो। ए बी बी की लंबाई पूछ रहा है। चलो मैं आपके सामने एक शर्त रखता हूं यार, इस जीन प्रारूप को देखकर, इस पादप के जीन प्रारूप को देखकर आपको अगर मैं ये पूछूं कि इसमें प्रभावी एलील कितने हैं, तो आप क्या जवाब दोगे बताओ। इसमें आपको डोमिनेंट एलील कितना नजर आ रहा है, एक ही तो नजर आ रहा है। अब कई मूर्खों से पूछा जाए कि यार इसकी लंबाई क्या होगी, तो वो मूर्ख सीधा उत्तर दे देगा यार एक प्रभावी एलील 7.5 की होती है, तो ये 7.5 लंबा है। शर्म आनी चाहिए। न्यूनतम पादप की लंबाई 26 सेंटीमीटर तो है ही, जिसमें एक भी प्रभावी एलील नहीं है, और जिसमें एक प्रभावी एलील आ गया उसकी लंबाई मात्र 7.5। क्या ऐसा संभव है? तो दिमाग के घोड़े दौड़ाओ बच्चों, मतलब सीधा सा है, अगर इसमें एक भी प्रभावी एलील नहीं होती, यानी ये सारे स्मॉल स्मॉल होते, तो भी पादप मिनिमम कितना तो होता, 26। यानी 26 तो हर पादप की आधारीय लंबाई होनी ही होनी है, चाहे एक भी प्रभावी एलील ना हो। यानी ये पादप 26 सेंटीमीटर का तो है ही। अब 26 में हमें प्रभावी एलील का योगदान देखना है, वो कितनी और बढ़ सकती है, उसमें कितने प्रभावी एलील की ताकत आ गई। तो जीन प्रारूप देख के पता चल रहा है एक ही डोमिनेंट एलील इसमें आया है, तो एक डोमिनेंट एलील का योगदान 7.5 सेंटीमीटर है, तो 7.5 जोड़ दिया, आंसर आ गया 26 और 4 30 और 3 33.5 सेंटीमीटर का ये पादप हो जाएगा बच्चों। देखा? अब दूसरे की खुद ही निकालो, कैपिटल ए स्मॉल बी की लंबाई कैसे निकालोगे, दो प्रभावी एलील हैं, यानी 26 का तो ये होता जब एक भी प्रभावी नहीं होती, दो प्रभावी है मतलब 2 गुणा 7.5, एक प्रभावी की 7.5 है तो 2 की 7.5 गुणा 2 15, 15 और 26 कितने हो गए, जोड़ लो 41 सेंटीमीटर, ये आ गया आंसर। तीसरा पादप उसने क्या दिया है, ए बी बी, 3 प्रभावी एलील हैं भाई, एक भी नहीं होता तो 26 तो होती, 3 हैं तो एक का योगदान पता आपको 7.5, तो 3 का गुणा 3 कर दिया आपने, जोड़ लो कितना आएगा, यानी कि 41 तो आ गया, 2 की वजह से 41 में 7.5 और जोड़ दो, ये आ गया 48.5 सेंटीमीटर आंसर। अब सोचो जरा, एक पादप वो आपको ऐसा और दे देता, ए बी बी, चारों ही प्रभावी हो जाती, तो मिनिमम 26 तो इसकी होनी थी, उसमें आप 15 15 30 और जोड़ दोगे, कितना आ जाती, 56 सेंटीमीटर। वही आ गया ना जो क्वेश्चन में आया था। तो देख लो, इसका मतलब हमारे ये तीनों जो आंसर हैं वो एकदम करेक्ट है कि नहीं है, बोलो एकदम करेक्ट। अब आए आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस समझ में, और आपको जो लैंग्वेज लिखाई थी शुरू में चैप्टर के, यानी सॉरी इस हेडिंग के, वो क्लियर हो जानी चाहिए। हर प्रभावी जीन का आंशिक योगदान है लक्षण प्रारूप में। अब देखो ये सारी मध्यवर्ती लंबाइयां ही तो आ रही हैं उस पादप की, आ गई बात समझ में आराम से, यही है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगर अब आ गई अच्छे से समझ में, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां लिखूंगा क्वेश्चन अब साइड में, तब तक मैं इसको मिटा दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन तक आने में, ठीक है। चलिए बताना, एक टमाटर के पादप द्वारा 160 ग्राम भार वाले टमाटर उत्पन्न किए जाते हैं जिसका जीन प्रारूप ए बी बी सी डी डी है। इसका क्रॉस दूसरे पादप ए बी बी सी डी डी जो
100 ग्राम भार वाले टमाटर उत्पन्न करता है से कराया जाए तो नंबर 1, अब क्वेश्चंस के बारे से स्टार्ट हो गई। नंबर 1, प्रत्येक प्रभावी जीन, देखो भाषा समझना, जीन भी कह सकता है, एलील भी कह सकता है, यहां घबराना नहीं है। तो प्रत्येक प्रभावी जीन या एलील का टमाटर के भार में योगदान बताना है एक तो आपको, और दूसरा आपको बताना है, कुछ पादप दे रहा है वो आपको, ए बी बी सी डी डी, एवं दूसरा पादप वो आपको दे रहा है ए बी बी सी डी डी के द्वारा उत्पन्न टमाटर का भार क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, तब तक मैं इसे मिटा देता हूं। अभी के अभी सॉल्व करो उसको, और जैसे ही मैं इसको मिटाऊंगा मैं उसका हल बताऊंगा, उससे पहले आपके तीनों क्वेश्चंस का हल आ जाना चाहिए। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अब आपकी मुट्ठी में होगी बच्चों, अगर इस हेडिंग को, इस क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया। चलिए देखो इधर सॉल्यूशन, वो कह रहा है प्रत्येक प्रभावी एलील का टमाटर के भार में योगदान कैसे निकालोगे। मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम 160 है, मिनिमम 100 है, कुल कितने हैं प्रभावी एलील गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, बराबर 60/8, 8 7 56, 8 पंजे 40 ग्राम। अरे ये तो इत्तेफाक हो गया, वही उत्तर आ गया जो अभी आया था क्वेश्चन का, 7.5 ग्राम एक प्रभावी एलील का योगदान। नेक्स्ट, एक उत्तर तो ये आ गया पहले का। दूसरा, इस पादप के द्वारा कितने टमाटर जो है उसका भार क्या होगा जो उत्पन्न होंगे, कैसे करोगे। इसमें एक और एक 2 प्रभावी एलील हैं, तो देख लो न्यूनतम कितना है, 100 ग्राम का तो वो है ही, उसमें 2 प्रभावी एलील हैं, तो 2 × 7.5 बराबर 115 ग्राम भार के टमाटर उत्पन्न करेगा। ये कौन सा पादप, दूसरा। तीसरा पादप कितना करेगा, 100 तो वो बिना सोचे समझे है ही, 100 ग्राम का टमाटर तो आना ही आना है, एक भी प्रभावी एलील ना हो तो। अब इसमें प्रभावी एलील कितने हैं, 2 और 2 4, तो 4 × 7.5 यानी 15 दूना 30 + 100 130 ग्राम भार के टमाटर उत्पन्न करेगा ये तीसरा पादप। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देता हूं, जगह बच गई इसलिए। किसी लक्षण का नियंत्रण, तुरंत करना है आप क्वेश्चन, किसी लक्षण का नियंत्रण 3 जोड़ी जीन द्वारा होता है। किसी लक्षण का नियंत्रण 3 जोड़ी जीन द्वारा होता है तो पैतृकों के समान जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप वाली संततियां कितने प्रतिशत उत्पन्न होंगी। करो इसको, फटाफट कर डालो, आंसर आ जाना चाहिए। अब तक तो फॉर्मूला पता है सबको, 2/4n × 100%। भाई 2 ही संततियां होती है, मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, जो सबसे पहली वाली और सबसे लास्ट वाली जो पैतृकों से एकदम समानता दर्शाती है, तो 2 ही बनने हैं, वो एक एक आते हैं हमेशा। तो 2/4n, n कितना है, कितने जोड़ी जीन, 3 दिया है क्वेश्चन में, तो 4⁻3 यानी 2/64 × 100। हल करोगे इसको, ये 32 लगभग 30 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 3.1% के आसपास आंसर। उम्मीद है कि आपको पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस से संबंधित क्वेश्चंस अब सॉल्व करने आ गए होंगे। हमने इस चैप्टर का एक पड़ाव पार कर लिया है,
व्युत्क्रम क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस के साथ ही हमने मेंडेलियन वंशागति और उसके बाद की जीन पर आधारित वंशागति को पूरी तरह समाप्त कर दिया। अब हम पढ़ेंगे आनुवांशिकता का गुणसूत्रीय आधार या वंशागति का गुणसूत्रीय आधार। वंशागति या इनहेरिटेंस, वंशागति का गुणसूत्रीय यानी कि क्रोमोसोमल बेस का मतलब आधार। वंशागति का गुणसूत्रीय आधार अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो ये है क्या भाई वंशागति का गुणसूत्रीय आधार? तो इसको ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। देखो लगभग ये समय है 1902 का। 1902 में वैज्ञानिकों ने देखा गया कि 1902 में देखा गया कि अर्धसूत्रण के दौरान या अर्धसूत्री विभाजन के दौरान, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान ड्यूरिंग मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र पृथक होकर या गुणसूत्र के जो युग्म हैं वो गुणसूत्र के जोड़े वो पृथक होकर युग्मकों में स्थानांतरित होते हैं। गुणसूत्र जो है वो पृथक होकर युग्मकों में स्थानांतरित होते हैं तथा उसी समय वैज्ञानिकों ने, देखो आज का लेक्चर पूरा थ्योरेटिकल ये मान के चलो है ना, एनसीईआरटी के 1.5-2 पन्ने को क्लियर करेगा। ये थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन इस पर जितने भी बन सकते हैं वो आज के लेक्चर से संबंधित रहेंगे। तो आज ना तो कोई न्यूमेरिकल आएगा ना कुछ, बस याद करने की और समझने की इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी की लाइनें आएंगी, बस उन्हीं पर अपन चर्चा करेंगे। तो पृथक होकर युग्मकों में स्थानांतरित होते हैं तथा उसी समय वैज्ञानिकों ने पाया कि वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मदर्शी के अधिक विकसित होने के कारण माइक्रोस्कोप और विकसित हो गई, उसके और ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया माइक्रोस्कोप में। तो उसी समय वैज्ञानिकों ने सूक्ष्मदर्शी के अधिक विकसित होने के कारण कोशिका विभाजन के दौरान संपूर्ण गुणसूत्रीय व्यवहार का अध्ययन किया कि भाई गुणसूत्र कैसे कैसे विभाजित हो रहे हैं, क्या क्या व्यवहार शो कर रहे हैं, कहाँ पर जाकर के वो एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं, फिर किस तरीके से उनका युग्मकों में स्थानांतरण हो रहा है, बंटवारा हो रहा है, वो सब इनको सूक्ष्मदर्शी के विकास से और दिखाई देने लग गया, परिलक्षित हो गया। तो आराम से उस चीज़ का उन्होंने अध्ययन कर लिया। तो 1902 में देखा गया कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान गुणसूत्र पृथक होकर युग्मकों में स्थानांतरित हो जाते हैं और इसमें वैज्ञानिकों ने ये भी पाया कि सूक्ष्मदर्शी ज्यादा विकसित हो गई तो गुणसूत्र कौन सा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान। इसी बीच बच्चों जिसके तहत अभी मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर देता हूं, जिसके तहत मेंडेलियन कारक ये सब अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों को जो निष्कर्ष मिला उसमें क्या पाया, मेंडेलियन कारक तथा गुणसूत्र क्लोज रिलेशनशिप अर्थात गहन संबंध दर्शाते हैं। जो मेंडेलियन कारक होते हैं
और जो गुणसूत्र होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध दर्शाते हैं आपस में, एक दूसरे के यूं मान लो समानांतर व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो इस बात की पुष्टि के लिए कोशिका विभाजन के कुछ बिंदु निम्न है। नीचे की तरफ मैं आपको एक एक करके बिंदुओं के रूप में कोशिका विभाजन से संबंधित कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। जो अर्धसूत्र, अगर कोशिका विभाजन की बात कर रहे हैं और आनुवांशिकी चल रहा है तो भाई ये सोचने वाली बात है कि वो कोशिका विभाजन कौन सा हो सकता है, अर्धसूत्री। क्लियर हो गई ना बात, ये अंडरस्टैंड करने वाली बात है, खुद ही समझने वाली बात है कि कोशिका विभाजन वो कौन से प्रकार का रहा होगा, अर्धसूत्री, मियोसिस, उसके कुछ बिंदु। जब हम इन बिंदुओं को समझेंगे तभी हम गुणसूत्रीय व्यवहार को भी समझ पाएंगे। इसका चित्रीय निरूपण तो मैं आपको एक बार पढ़ा चुका हूं, स्वतंत्र अवयवन के नियम में याद करिए, गुणसूत्रों के आधार पर पूरा एक लेक्चर लिया था मैंने आधे घंटे के लिए। समझ में आई बात? तो ये वाला जो हिस्सा था बोर्ड का, इस पर पूरा अर्धसूत्रीय विभाजन समझाया था शॉर्ट में। अब उसी के कुछ बिंदु हैं जो यहाँ मेंशन किए गए, जो वैज्ञानिकों को उस समय पता चले, फिर उसी के आधार पर वो समानांतर संबंध दर्शाएंगे मेंडेलियन कारकों के साथ। तो चलिए बताता हूं कुछ बिंदु निम्न कौन कौन से है भाई। नंबर 1, कोशिका चक्र की एस प्रावस्था में, एस जो प्रावस्था होती है कोशिका चक्र की, एस प्रावस्था में डीएनए का प्रतिकृतिकरण यानी कि रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का क्या हो जाता है, रेप्लिकेशन। फिर इस रेप्लिकेशन की वजह से क्या होगा, डीएनए की मात्रा तो दुगनी हो गई लेकिन गुणसूत्रों की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये बात अपन दर्शाएंगे अंतरावस्था यानी कि इंटरफेज। अंतरावस्था में गुणसूत्रों की संख्या एक समान यानी कि नियत रहती है, यानी कि गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता अंतरावस्था पूरी इंटरफेज के दौरान। कैसे भाई, समझो। स्टार्टिंग में पहले एक ही गुणसूत्र हुआ करता था कोशिका के अंदर, जीवन अवस्था मान लिया आपने। तो जैसे एस अवस्था आई, इस गुणसूत्र के अंदर जो भी डीएनए था, मान लो ये डीएनए है, इस डीएनए का प्रतिकृतिकरण हुआ एस अवस्था में। तो जैसे प्रतिकृतिकरण हुआ तो इस तरह की स्थिति बन गई, दो गुणसूत्र, दो डीएनए हो गए। अब ये दोनों डीएनए क्या बना लेंगे, एक ही बिंदु पर जुड़े हैं, तो जब संघनन होगा तो यही गुणसूत्र का रूप ले लेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एस अवस्था में अगर आप गुणसूत्र देखोगे तो जीवन में भी एक था, एस अवस्था में भी एक है, लेकिन डीएनए दुगने हो गया। आप ब्लैक कलर की लाइन से देख पा रहे होंगे, डीएनए दिखाया मैंने गुणसूत्र के अंदर जिससे ये गुणसूत्र बना है। तो डीएनए एक, प्रतिकृतिकरण से डीएनए हो गए दो, लेकिन गुणसूत्र पहले भी एक था और गुणसूत्र अभी भी एक ही है। एक गुणसूत्र को किससे पहचानते हैं, जिसमें गुणसूत्र बिंदु क्या हो, एक। क्लियर, ये गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर है। अब चूंकि हम द्विगुणित है बच्चों, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर एक प्रकार का गुणसूत्र कितनी बार है, 2 बार। यानी यही गुणसूत्र हमारे अंदर एक बार और आएगा। तो जब यही गुणसूत्र हमारे अंदर एक बार और आएगा तो ऐसा ही एक नंबर का एक और है। तो जब इसका भी रेप्लिकेशन हुआ होगा तो बच्चों ये जो डीएनए है ये भी ऐसे 2 बार आ गया होगा, और 2 बार होने की वजह से जब इसने गुणसूत्र का रूप लिया होगा तो ये हमें ऐसा दिखाई दे रहा होगा, तितली के आकार, बटरफ्लाई शेप का, जिसको अपन डायाड भी कहते हैं। समझ में आई बात? तो देख लो, गुणसूत्र मान लो जीवन अवस्था में 2n थे, तो एस अवस्था में भी आज भी 2n है, बस उसका प्रकार बदल गया। पहले मोनाड था, अब कैसा हो गया, डायाड, द्विक प्रकार का। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, सिनेप्सिस मतलब सूत्र युग्मित। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, ये जो समजात गुणसूत्र हैं, ये दोनों के दोनों जो गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये दोनों गुणसूत्र कैसे गुणसूत्र हैं बच्चों, अब सब कुछ समझ लेना। जिनको कुछ भी सेल में नहीं समझ में आया हो या स्वतंत्र अवयवन में नहीं समझ में आया हो, वो यहाँ पर पूरा मौका है आपको। ये जो 1 नंबर के दोनों गुणसूत्र हैं क्या कहलाएंगे, समजात गुणसूत्र। और इस पर ये जो 2 अर्ध गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं संतति अर्ध गुणसूत्र। इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, इंग्लिश में सिस्टर क्रोमेटिड, और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, संतति अर्ध गुणसूत्र। संतति अर्ध गुणसूत्र, क्रोमेटिड का मतलब होता है ये एक संतति अर्ध गुणसूत्र है, दूसरा।
तो प्रत्येक क्रोमोसोम पर दो दो संतति अर्ध गुणसूत्र हैं। टोटल 4 संतति अर्ध गुणसूत्र हो गए यहां पर, 2 इसके और 2 इसके। नेक्स्ट अब होगा सूत्र युग्मन। तो सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों के युग्म को युगली कहते हैं। युगली को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों बाइवेलेंट, युगली कहते हैं। जो सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों का युग्म बनेगा उसे युगली कहेंगे। लो बना देता हूं, सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्र। अब ये 1 नंबर का एक गुणसूत्र हो गया, ऐसे ही 1 नंबर का एक गुणसूत्र अब इसके सामने आ जाएगा इस तरह। ये जो संपूर्ण संरचना बनी है आपके सामने, दोनों समजात गुणसूत्रों के आमने सामने आने से इसी को अपन कहते हैं बाइवेलेंट यानी कि युगली। यही है बाइवेलेंट। ऐसी युगलियां बन जाएंगी कितनी? ऐसी युगलियां बन जाएंगी टोटल 23। युगली का मतलब जोड़ा। कितने जोड़े बन गए ऐसे गुणसूत्रों के? 23 जोड़े बन गए। अगर मनुष्य की कोशिका की बात करें तो 46 गुणसूत्रों से 2-2 के कितने बन जाएंगे? 23। तो इस तरह से गुणसूत्रों के युगलियों का निर्माण हो जाएगा। अब क्या होगा चौथे बिंदु में? सभी युगली कोशिका की मध्य रेखा पर व्यवस्थित होकर, सभी के सभी जो युगलियां हैं वो कोशिका की मध्य रेखा पर व्यवस्थित होकर क्या बनाएंगी? मेटाफेज प्लेट बनाती हैं। और जो मेटाफेज प्लेट बनेगी वो किस में बनेगी? मियोसिस फर्स्ट की मेटाफेज फर्स्ट में। अब होगा सबसे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम। ऐसे एक युगली ये रही, इसके बगल में दूसरी, तीसरी, ऐसे 23 युगलियां एक दूसरे के बगल बगल में जम जाएंगी और एक प्लेट नुमा संरचना का निर्माण कर देंगी जिसे कहेंगे मेटाफेज प्लेट। 5वें बिंदु में क्या होगा? पूर्वावस्था फर्स्ट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूर्वावस्था प्रथम, इंग्लिश में बोलेंगे इसको एनाफेज फर्स्ट। पूर्वावस्था प्रथम में युगली के दोनों समजात गुणसूत्र, यही सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में पहले स्वतंत्र अवयवन पढ़ाते टाइम बता चुका हूं कि इसी अवस्था में युग्मकों के जीन प्रारूप का निर्धारण हो जाता है और यही वो अवस्था है जिसमें युग्मकों के पृथक्करण का नियम भी लगता है और यही वो अवस्था है जिसके अंतर्गत स्वतंत्र अवयवन का नियम भी लगता है। तो पूर्व अवस्था में युगली के दोनों समजात गुणसूत्र परस्पर पृथक हो जाते हैं। किंतु अर्ध गुणसूत्र नहीं। समजात गुणसूत्र तो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, लेकिन अर्ध गुणसूत्र अभी भी एक ही गुणसूत्र बिंदु पर आपस में जुड़े रहेंगे। मतलब क्या होगा? अब एक ध्रुव से जो तर्कु तंतु आएगा वो इस एक गुणसूत्र को एक ध्रुव पे ले जाएगा और दूसरा तर्कु तंतु इस वाले गुणसूत्र को दूसरे ध्रुव पे ले जाएगा। ऐसे पूरे 23 जोड़ों के साथ होगा तो एक ध्रुव पर ऊपर ऊपर के 23 गुणसूत्र पहुंच जाएंगे और दूसरे ध्रुव पर नीचे वाले पूरे 23 गुणसूत्र पहुंच जाएंगे, जिसके फलस्वरूप, जिसके कारण दोनों ध्रुवों पर बताओ 23 गुणसूत्र पहुंच गए आधे आधे। अब बीच में से कोशिका बढ़ जाएगी तो दो जो कोशिका बनी वो 2n बनी कि n बनी? अब जो दो कोशिका बनी वो बनी n बराबर 23, यानी कि अगुणित कोशिकाएं, जिसके कारण दो कैसी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा बताइए? जिसके कारण दो अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिसकी वजह से दो हैप्लॉइड कोशिकाओं का फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों। हैप्लॉइड या अगुणित कोशिकाओं का मतलब हो गया n = 23। अगुणित कोशिका मतलब n बराबर 23 बन गई, दो, वो भी कितनी? दो। लो बना देता हूं, दो कोशिका बना के दिखाने में अपने को कुछ नहीं जा रहा। ये एक और ये दूसरी, इन दोनों में से एक ही जोड़ी को लेके चल रहा हूं। ऐसे 23 जोड़े तो बाकियों से हमें मतलब नहीं है, एक के साथ जो हो रहा है वही सबके साथ हो रहा है।
तो इस जोड़ी में से ये एक गुणसूत्र इसमें आ गया और दूसरा गुणसूत्र इसमें। तो आप देख रहे हो यानी कि हर एक कोशिका में जोड़े का एक ही गुणसूत्र आया है। तो कोशिका एक तरीके से अगुणित हो गई भाई, एन वाली कोशिका हो गई, अगुणित कोशिका बन गई। ये तो एनाफेज का काम हो गया। अब क्या होगा नेक्स्ट और आखिरी बिंदु के अंदर, मियोसिस सेकंड या अर्धसूत्रीय विभाजन द्वितीय की पश्चावस्था, ये पूर्वावस्था गलत लिख दी बच्चों मैंने, प्रोफेज नहीं है ये, पश्चावस्था है। पश्चावस्था को एनाफेज बोलते हैं, पश्चावस्था है। सही कर देता हूं मैं, देखो नजर पड़ गई, अच्छा रहा। पश्चावस्था कहां गया वो डेस्टर, ये रहा, पश्चावस्था है। समझ में आई बात? पश्चावस्था सेकंड फर्स्ट, और अब यहां पर मियोसिस द्वितीय की पश्चावस्था सेकंड, यानी कि समझ जाना एनाफेज द्वितीय की बात हो रही है। तो मियोसिस द्वितीय की, ये तो मियोसिस फर्स्ट तक का काम था, अब मियोसिस सेकंड की एनाफेज सेकंड में प्रत्येक गुणसूत्र की बात पहले करूंगा। प्रत्येक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु के विभाजन से, मियोसिस सेकंड की पश्चावस्था द्वितीय में प्रत्येक गुणसूत्र में गुणसूत्र बिंदु के विभाजन से दोनों संतति अर्ध गुणसूत्र पृथक होकर विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं। देखिए भाई, विपरीत ध्रुवों पर जाते हैं तथा भिन्न भिन्न किसका निर्माण करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं, गैमीट्स बन जाएंगे भाई। देखते हैं कैसे, अभी डायग्राम से एक बार समझ लेते हैं। ये सारी चीजें उस जमाने में 1902 में ऑब्जर्व कर ली गई बच्चों वैज्ञानिकों के द्वारा। गुणसूत्रीय व्यवहार पूरा यही तो है जो हम पढ़ रहे हैं, ये चित्र से यही है गुणसूत्रीय व्यवहार। तो अब क्या होगा, अब एनाफेज सेकंड जब आएगी तो अब इसी से बनेंगे तर्कु तंतु, और इस तरह हर एक कोशिका के गुणसूत्र से जुड़ गए वो। तो ऐसा होने से सीन क्या क्रिएट हुआ कि अब हर एक गुणसूत्र के दोनों संतति अर्ध गुणसूत्र एक दूसरे से अलग होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गुणसूत्र बिंदु बीच में से टूट जाएगा। इस पे लग रहा है विपरीत दिशा में बल। तो यूं हर एक अर्धसूत्री कोशिका से दो नई नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, और ये जो नई नई कोशिकाएं ये युग्मक कहलाएंगी। देखो ऊपर वाला अर्ध गुणसूत्र इसमें आ गया, नीचे वाला अर्ध गुणसूत्र इसमें आ गया, इसका ऊपर वाला अर्ध गुणसूत्र इसमें, इसका नीचे वाला इसमें। तो ये देखो ये चार अगुणित क्या बने, ये बन गए चार अगुणित युग्मकों का निर्माण हो गया, ये बन गए। चारों में वही स्थिति आ गई, देख लो इन कोशिकाओं में जिस स्थिति से हम चले थे जीवन अवस्था में, ये वाली एक डीएनए एक गुणसूत्र वाली स्थिति हर एक में आ गई। देख लो आप, ये होता है अर्धसूत्री विभाजन। अगर ये आपके दिमाग में सेट बैठ गया तो ही हमारी आगे आने वाली जो हेडिंग होगी ना नेक्स्ट लेक्चर में, लिंकेज, संलग्नता, वो पूरी गुणसूत्रीय आधार पर ही चलती है। तो वो तभी समझ में आ सकती है जब आपने अर्धसूत्री विभाजन में ये माहौल समझ लिया होगा। क्लियर हो गई बात आपको अच्छे से? ठीक है, चलो अब ये तो हमारे वंशागति के गुणसूत्रीय आधार को 1902 में जो साइंटिस्टों ने देखा समझा वो सब समझ लिया। अब इसी को आधार बनाते हुए, अब मैं मिटा रहा हूँ, साइड में हट गया, देखो पॉज कर लो, इन सभी बिंदुओं को लिख लो, इन पर भी कोई प्रश्न बन सकता है। वैसे तो ये सब सेल की बातें हैं, लेकिन आपको यहाँ बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि जेनेटिक्स का और सेल बायोलॉजी में अर्धसूत्री विभाजन का आपस में बहुत गहरा संबंध है। अगर आपने सेल बायोलॉजी को क्लियर नहीं किया तो फिर इन पॉइंटों को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने ये सारे बिंदु लिखाए हैं। वैसे किताब ने मेंशन भी किया है, क्योंकि अब आने वाली जो आगे की हेडिंग होगी ना, लिंकेज, संलग्नता, उसमें सारे पॉइंट्स काम आएंगे। तो मैंने देखो दोबारा सेल पढ़ा दी एक तरह से आपको। ये वाली बात मैंने आपको स्वतंत्र अवयवन पढ़ाते वक्त भी बताई थी, और वहां यहाँ पर एनसीईआरटी ने जो चित्र दिया होगा स्वतंत्र अवयवन वाला, वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। चलिए, तो 1902 में दो वैज्ञानिकों ने
1902 में दो वैज्ञानिकों ने स्वतंत्र रूप से गुणसूत्र का वंशागति सिद्धांत दिया। स्वतंत्र रूप से दिया भाई, ध्यान रखना, मतलब अलग अलग दोनों ने गुणसूत्र का वंशागति सिद्धांत। और वो कौन कौन से थे? एक तो शटन तथा दूसरा बोवेरी। एनसीईआरटी में इनका जिक्र हो रखा है, इसलिए आपको याद रखने, नीट में हर वो सवाल इंपॉर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दिया है, चाहे वो वैज्ञानिकों के नाम क्यों ना हो। स्वतंत्र रूप से याद रखना भी शटन बोवेरी ने दिया, जिसके तहत या जिसके तहत मेंडेलियन कारकों तथा गुणसूत्रों का युग्मकों के माध्यम से एक समान स्थानांतरण संततियों में होता है या अगली पीढ़ी में होता है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में, अगली पीढ़ी में। क्या कह रहे हैं? मेंडेलियन कारक, समझ गए भाई? मेंडेलियन फैक्टर या आनुवांशिकीय विशेषक, या फिर हम जीन भी कह सकते हैं इनको, यही तो जीन बने आगे चल के जॉनसन के अकॉर्डिंग। तथा गुणसूत्रों का युग्मकों के माध्यम से एक जैसा यानी समानांतर व्यवहार प्रदर्शित होता है। स्थानांतरण जो है वो संततियों में होता है, एक जैसा व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, यानी कि गुणसूत्र जैसा व्यवहार प्रदर्शित करेंगे, वैसा ही मेंडेलियन कारक भी प्रदर्शित करते हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए इसके कुछ बिंदु निम्नलिखित हैं। वो बिंदु इन्होंने कौन कौन से दिए, ये बिंदु याद रखने, क्योंकि स्टेटमेंट देकर सीधा सवाल पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा गुणसूत्र के वंशागति सिद्धांत से संबंधित नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलिए पहला बिंदु बताता हूं मैं आपको। मेंडेलियन कारक के समान ही गुणसूत्र भी जो मेंडेलियन कारक होते हैं यानी जीन जो होते हैं उनके जैसे ही, उसके जैसे यानी उसके समान ही जो गुणसूत्र होते हैं वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते समय या सजीव के संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान अपनी गुणसूत्र भी सजीव के जीवन चक्र अथवा अगली पीढ़ी में स्थानांतरण के दौरान अपनी, वेरी इंपॉर्टेंट शब्द आ रहा है अब, संख्या कोमा संरचना तथा अपनी संख्या, अपनी संरचना तथा अपनी पहचान बनाए रखते हैं। अर्थात नष्ट या मिश्रित नहीं होते, ना तो नष्ट होते हैं ना ही मिश्रित होते हैं। अर्थात इकाई की भांति व्यवहार करते हैं। देखो समझना भाई, एनसीईआरटी की भाषा है, यही तो इंपॉर्टेंट बात है। भाषा को ही समझना जरूरी है, नहीं तो इसी को आप डाउट में भेज देते हो।
इसीलिए इनको पढ़ाना जरूरी है। क्लास में होते तो हम आपको बोल देते यार किताब से पढ़ लो, याद करने वाले बिंदु हैं, लेकिन फिर भी समझते हैं बच्चे इनको, क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है। देखो मेंडेलियन कारक के समान ही जैसे फैक्टर होते हैं, कारक होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा पूरी मेंडेलियन आनुवंशिकी में, उनमें मिश्रण नहीं होता, ब्लेंडिंग नहीं होती, ठीक उसी तरीके से गुणसूत्र भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण के दौरान बात हो, चाहे सजीव के संपूर्ण जीवन चक्र की बात हो, कभी भी अपनी संख्या, अपनी संरचना और अपनी पहचान को नष्ट नहीं होने देते, बनाए रखते हैं। अर्थात मिश्रित नहीं होते, ना नष्ट होने देते, बिल्कुल जीन की तरह। जैसे कि मेंडल ने कहा था ना कि भाई जो लंबेपन का कारक था वो F1 पीढ़ी में भी आया, F2 पीढ़ी में भी आया, 6 से 7 फीट का लंबाई आया पादप, ना तो उसमें मिक्सिंग हुई, ना ही वो लक्षण नष्ट हुआ। ठीक है, इसी तरह अभी आपने देखा कोश के सिद्धांत के आधार पर कोश का विभाजन तो देखा आपने, गुणसूत्र जो पैतृक में जीवन अवस्था में था वैसा ही उसके युग्मकों में गया, और वो युग्मक से फिर नए सजीव के अंदर भी जाएगा। उसमें पैतृकों में गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 46 थी, तो संततियों में भी गुणसूत्र की संख्या 2n बराबर 46 ही रहेगी, ना ज्यादा ना कम। ना ही गुणसूत्र मिक्स हुए, ना ही गुणसूत्र में कुछ और हुआ। ये सारी बातें समझाई, मतलब समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, दोनों कौन, मेंडेलियन कारक भी और गुणसूत्र भी। क्लियर हो गई बात। दोनों किसी कायिक अथवा द्विगुणित कोशिका में, दोनों किसी कायिक अथवा द्विगुणित कोशिका में यानी कि डिप्लॉयड सेल में, जोड़े में उपस्थित होते हैं, पेयर में रहते हैं बच्चों, कायिक या द्विगुणित कोशिका में जोड़े में उपस्थित होते हैं, पेयर के अंदर। यानी कि अगर गुणसूत्र 2 हैं तो मेंडेलियन कारक भी 2, या यूं कह लो मेंडेलियन कारक किसी एक लक्षण के लिए यदि 2 हैं तो फिर गुणसूत्र भी कितने होंगे, 2 होंगे। यानी किसी एक लक्षण का नियंत्रण मेंडल ने कहा था कि जोड़ी के कारकों द्वारा होता है, यानी 2 जीन से हो रहा है, यानी कि 2 एलील जीन के जो रूप है उनसे हो रहा है। ठीक वैसे ही किसी एक लक्षण का नियंत्रण भी 2 गुणसूत्र करते हैं। अर्थात जोड़ी के दोनों कारक समजात गुणसूत्रों के, अर्थात जोड़ी के दोनों कारक समजात गुणसूत्र के समान स्थान का मतलब लोकस पर स्थित रहते हैं। अर्थात जोड़ी के जो दोनों कारक है वो समजात गुणसूत्रों के समान लोकस पर पाए जाएंगे हमेशा। तो जैसे कारक वैसे ही गुणसूत्र। नेक्स्ट, दोनों का ही युग्मक निर्माण के दौरान पृथक्करण होता है। दोनों का ही युग्मक निर्माण के दौरान पृथक्करण होता है तथा जोड़ी का एक कारक या गुणसूत्र एक युग्मक में स्थानांतरित होता है। यही कंप्लीट कर देता हूं। यानी कि एक युग्मक में अगुणित अवस्था होती है, यानी जो मेंडेलियन कारक है या जीन है वो एक ही होता है। ठीक उसी तरह जोड़ी के दोनों गुणसूत्रों में से भी एक ही गुणसूत्र का टुकड़ा या एक अंश या एक भाग दोनों में से एक युग्मक के अंदर उपस्थित होगा। यानी कारक भी एक तो गुणसूत्र भी एक होगा युग्मक के अंदर पृथक्करण के दौरान। नेक्स्ट, चौथा बिंदु उन्होंने क्या बताया, संतति के आनुवांशिक संगठन में नर तथा मादा समान
योगदान रखते हैं। जो संतति बनेगी उस संतति का, युग्मनज का या नई पीढ़ी का जो आनुवांशिक संगठन होगा, आनुवांशिक ढांचा होगा, उसमें नर और मादा जो युग्मक हैं वो समान रूप से योगदान देते हैं, बराबर बराबर मात्रा में इन एलीलों को या जीनों को, मेंडेलियन कारकों को या गुणसूत्रों को लेकर आते हैं। यानी 23 गुणसूत्र नर से आएंगे तो 23 ही मादा से आएंगे, उन पर बैठे जीन भी बराबर मात्रा में आएंगे दोनों से। 5वां पॉइंट, अर्थात जो युग्मक हैं, युग्मक 2 पीढ़ियों के मध्य सेतु का कार्य करते हैं। सेतु यानी कि बॉन्ड, ब्रिज। युग्मक हैं जो एक पीढ़ी को दूसरी पीढ़ी से जोड़ के रखते हैं, अर्थात इन मेंडेलियन कारकों को या गुणसूत्रों को पैतृकों से संतति में पहुंचाने का कार्य करते हैं, मतलब ये युग्मकों के माध्यम से पहुंचते हैं। ठीक है। 6th पॉइंट इसने जो बताया वो क्या बताया, नर युग्मक का केवल केंद्रक ही अंडे से, यानी मादा का जो युग्मक है अंडे से संलयित होता है, किंतु इसमें नर की संपूर्ण आनुवांशिक सूचना उपस्थित रहती है। यानी कि नर का नो डाउट पूरा की पूरा शुक्राणु मादा के अंडाणु से संयोग नहीं करेगा, केवल नर का केंद्र ही जाता है, बाकी पूंछ वाला भाग तो उसका भारी रह जाता है ना, मिडिल पीस भी थोड़ा बहुत जा पाता है। मादा का पूरा केंद्रक और कोशिका द्रव्य रहेगा, लेकिन आप जानते हो बच्चों, युग्मक के अंदर जो आनुवांशिक सूचना है वो तो केंद्रक में ही होती है, तो केंद्रक तो नर का जा ही रहा है, इसका मतलब वो पूरी आनुवांशिक सूचना को लेकर के जाता है। 7th पॉइंट, गुणसूत्र के किसी भाग के नष्ट होने अथवा जुड़ने, गुणसूत्र का कोई खंड टूट जाए या कोई नया खंड गुणसूत्र में जुड़ जाए से सजीव में, उस सजीव में संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल एवं क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल परिवर्तन, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। ये चेंज देखे जाएंगे। अर्थात इस बात से, इस लाइन से सिद्ध क्या हो रहा है, यार सजीव में संरचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन गुणसूत्र के किसी खंड को या भाग को नष्ट कर दो अथवा उसमें कुछ नया भाग जोड़ दो से होते हैं। अर्थात मेंडल तो ये बात पहले से बताकर अपने आप को सही साबित कर चुका है कि लक्षणों का नियंत्रण कारकों के द्वारा होता है। इन कारकों को बाद में जीन भी कह दिया गया। अब जब ये देखा गया कि यार गुणसूत्र के द्वारा लक्षण नियंत्रित हो रहे हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से मेंडल ने जिन्हें कारक कहा या बाद में जॉनसन ने जिन्हें जीन कहा, वो चीजें किसके ऊपर उपस्थित है, गुणसूत्र के ऊपर। इसीलिए गुणसूत्र और जीन आपस में कैसा व्यवहार रखते हैं, समानांतर व्यवहार दर्शाते हैं। ये बात स्पष्ट हो रही है इससे, यही तो है सारे वो बिंदु जो इस बात को स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने ये भी बताया कि अधिकांश, मोस्ट ऑफ दी, हम आगे पढ़ेंगे, अधिकांश पादप तथा जंतुओं में, अधिकांश पादप तथा जंतुओं में लिंग निर्धारण, गुणसूत्र से संबंधित सारी बातें बताई हैं इन्होंने। अधिकांश पादप तथा जंतुओं में लिंग निर्धारण विशेष गुणसूत्रों द्वारा होता है, विशेष गुणसूत्रों द्वारा होता है, जिन्हें इंग्लिश में बच्चों एलोसोम या सेक्स क्रोमोसोम या हिंदी में लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, इन्हीं से होगा लिंग का निर्धारण कि नर बनेगा कि मादा बनेगी। नवा बिंदु उन्होंने बोला कि जीन यानी मेंडेलियन कारक तथा जो गुणसूत्र हैं यानी कि क्रोमोसोम्स,
परस्पर समांतर व्यवहार दर्शाते हैं। यानी जो जीन के साथ फर्क पड़ रहा है, घटना घटित हो रही है, वही घटना किसके साथ भी हो रही है, गुणसूत्र के साथ। और इसका स्पष्टीकरण उन्होंने 10वें बिंदु पर दे दिया, क्या? जीन यानी मेंडेलियन कारक, समझ जाओ आप, मेंडेलियन कारक तथा गुणसूत्र दोनों ही पृथक्करण तथा स्वतंत्र अपव्यूहन, दोनों ही पृथक्करण तथा स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का पालन करते हैं। यानी दोनों पर ही लागू होता है, स्वतंत्र अपव्यूहन और पृथक्करण का नियम जो मेंडल का था। यानी कि पृथक्करण का नियम ये कह रहा है कि भाई जोड़ी के दोनों कारक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं युग्मक निर्माण के दौरान। ठीक, यहां पर ये कह रहा है कि समजात गुणसूत्रों के दोनों युग्म आपस में युग्मक निर्माण के दौरान पृथक हो जाते हैं। दूसरा, स्वतंत्र अपव्यूहन क्या कह रहा है? जो कारक होते हैं युग्मक निर्माण के दौरान स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होते हैं, अर्थात उनकी व्यवस्था कुछ भी हो सकती है, कोई भी संयोग बन सकता है। इसी वजह से हमें 4 तरह के युग्मक प्राप्त हुए F2PD से पहले, और वो चारों युग्मकों में से 2 युग्मक पैतृक संयोग वाले थे और 2 युग्मक नए मिले। ठीक इसी तरह ये नियम भी कह रहा है कि यार गुणसूत्रों का भी स्वतंत्र अपव्यूहन होता है, जिसके कारण 2 गुणसूत्र जो है वो पैतृक संयोग वाले कारक रखते हैं और 2 गुणसूत्र नए संयोग वाले कारक रखते हैं। तो यार ये दोनों की दोनों नियम जो है, पृथक्करण और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ये गुणसूत्रों पर भी लग रहा है जिस तरह से कारकों पर लग रहा था। इसका मतलब सिद्ध हो गई कि जो बातें अब तक मेंडल ने कारक के बारे में कही थी, जिनको जीन भी कह सकते हो आप, वो सारी की सारी बातें किस पर भी लागू होती हैं? गुणसूत्र पर। यानी जीन और गुणसूत्र दोनों समानांतर व्यवहार दर्शाते हैं। इसी को कहते हैं गुणसूत्र का वंशागतीय सिद्धांत, जो शटन तथा वावेरी ने दिया। लेकिन इस बात का कोई प्रायोगिक प्रमाण या प्रायोगिक पुष्टि इन्होंने नहीं की कि क्या सबूत है। तो इसकी प्रायोगिक पुष्टि के लिए अब कहानी आगे बढ़ रही है, जिसके ऊपर हमें पहुंचना था, हम पहुंच चुके हैं। मैं साइड में हट रहा हूं, आप नोट कर लो पॉज करके, और फिर मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए।